सो नया बजट आ चुका है एंड सारे कई एनालिसिस वीडियो आपने देखे होंगे, समझे होंगे। बट एक गैप मुझे फ़ील हुआ यूट्यूब में। तो बजट के तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फ़ोकस करके शायद ही, और मैं कहूँगा बहुत कम है एक्चुअली, जो वीडियोज़ एक्चुअली यूपीएससी को फ़ोकस कर रहे हैं एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फ़ोकस कर रहे हैं। द वीडियोज़ आउट देयर, उसमें प्रॉब्लम ये नहीं लगा मुझे कि वो ठीक से बजट को कवर नहीं कर रहे हैं। द गैप व्हिच आई फेल्ट इन ऑल द बजट एनालिसिस आउट देयर वाज़ दैट कि वो यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। बजट तो एक जनरल स्टेटमेंट है। बजट कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बजट सिर्फ कोई अनाउंसमेंट नहीं है एक्चुअली। बजट कोई डेटा नंबर्स का एक स्टॉक नहीं है। बजट कोई स्कीम्स की लिस्ट सिर्फ नहीं है। बजट ये सब है, पर इसको देखने का नजरिया कुछ और ही है। आज हमारे इस एनालिसिस में, आप इसे एनालिसिस कर लीजिए या बजट का कवरेज समझ लीजिए, हम एक्चुअली समझेंगे कि यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बजट को किस तरीके से देखते हैं। What do they expect out of you to understand in a budget? अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट एक्चुअली, कि क्या चाहते हैं वो कि आपको ये समझ होनी चाहिए इफ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज अवर कोर आइडिया बिहाइंड दिस बजट एनालिसिस। ये बजट एनालिसिस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फोकस्ड होगा। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इट विल आल्सो हेल्प यू इन इंटरव्यू एज वेल, एंड इट विल एक्चुअली, इवन दो इसमें ये फैक्ट हैवी नहीं होगा, पर ये अंडरस्टैंडिंग हैवी होगा विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, जो आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अदर देन यूपीएससी भी हेल्प करेगा। इसमें हम वेरियस एस्पेक्ट्स को यूपीएससी के नीड्स के हिसाब से कवर करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट, थोड़े से कैसे बजट पास किया जाता है, बजट कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इस सारे पे बात करेंगे। Then we will give you some macro fiscal framework, कुछ डेटा नंबर्स बजट के, उसके पीछे की कहानी समझने में हम आपकी मदद करेंगे इस वीडियो में। देन हम उसके बाद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन, एफआरबीएम एक डिसिप्लिन रखता है बजट पे, उस डिसिप्लिन को समझेंगे। देन उसके बाद हम बजट में और थोड़ा डीप जाएंगे एंड विल गो टुवर्ड्स द कर्तव्य। 3 कर्तव्य जो बजट हमें प्रेजेंट करता है उसको जानेंगे कि बजट का मेन फोकस किधर था। कई सेक्टर्स पे हम बजट के फोकस करेंगे। एंड देन फाइनली इस वीडियो में वी विल एंड विथ द फिस्कल फेडरलिज्म पार्ट, क्योंकि आपको पता होगा अभी 16 फाइनेंस कमीशन की बातें हो गई है, वो अभी प्रेजेंट होगा। लाइक उसके कई आउटपुट आ चुके हैं फाइनेंस कमीशन के, कई फॉर्मूले, सारे पीछे पे डिस्कशन हो रहा है। एंड हमें थोड़ा सा 15th फाइनेंस कमीशन पे भी डिस्कशन करना होगा, क्योंकि फिस्कल फेडरलिज्म बिकम्स अ बेसिक पार्ट ऑफ दिस बजट स्पेशली, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल फाइनली एंड कि हाउ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। मे बी विल ऑल्सो एक्चुअली विल ऑल्सो डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो वी विल प्रेजेंट यू विद द बजट डॉक्यूमेंट, जो हमारा एनालिसिस डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रेजेंट करेंगे। एंड प्लीज टेक नोट, इसमें आपको कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से नोट्स कवर्ड होंगे हमारे डॉक्यूमेंट में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड we will comprehensively cover this whole budget in this video। तो चलिए, मैंने जो डिस्कस किया था वो ये था कि बजट एक अनाउंसमेंट नहीं है, बजट एक डेटा एंड नंबर्स नहीं है, मतलब सिर्फ नहीं है ये सब भी है भाई। एंड देन देयर इज अ स्कीम्स की लिस्ट सिर्फ नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में उसका नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के तहत होता है। बट व्हाट डज दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पीक अबाउट, ये बोलना क्या चाहता है आपसे। एज द नेम सजेस्ट, एनुअल मतलब वार्षिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल। जैसे आपका खुद के घर का या आपके अकाउंट का एक स्टेटमेंट आता है ना, महीने का स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट, वैसे ये भी है, सिंपल है। अब आपके स्टेटमेंट में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन योर बैंक स्टेटमेंट। एक तरफ होगा रिसिप्ट, आपको कितने पैसे मिले, कहां से पैसे आए, एंड देन होगा एक्सपेंडिचर।
बजट की स्टार्टिंग या एनुअल फाइनेंशियल या एएफएस की स्टार्टिंग इतने सिंपली ही होती है कि एक तरफ रहेगा रिसिप्ट, मनी कम्स इन एंड मनी गोज आउट, पैसा बाहर जा रहा है। अब इसके बीच में कुछ गैप हो जाएगा, अक्सर ज़्यादातर तो होना नहीं चाहिए पर अक्सर एक गैप होता है एंड वो गैप हम कैसे फिल करते हैं? बोरोइंग के थ्रू, उधार के थ्रू, है ना। पर आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बजट की है, आपके पर्सनल लेवल पे बजट में और गवर्नमेंट के बजट में एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के बजट में देयर इज जो रिसिप्ट होता है वो जनरली टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, दैट इज द रिसिप्ट, है ना। एंड देन स्पेंडिंग जो होता है उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं, जिसपे गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज और बाकी सारी चीज़ों में स्पेंड करता है। उसके डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, दैट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास एंड नॉट ऑफ दिस क्लास, इसको हम शॉर्ट में ही समझेंगे। एंड देन बीच में आता है गैप, उसको बोलते हैं बोरिंग, उसकी वजह से बोरिंग लेना पड़ता है। उस गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट, डेफिसिट बोलते हैं उसको, यानी घाटा। और ये घाटा जो है ये इटसेल्फ आपको वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बजट खुद ही दिखा देता है। ये घाटा इज ऑल्सो अ स्टोरी इन इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है फॉर यू, ठीक है। बट बजट को अगर और डिटेल में समझे तो बजट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हैज टू गो थ्रू अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना होता है, दे हैव टू अप्रूव इट। एंड जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप 1 रुपए भी नहीं निकाल सकते। और यह आपके संविधान में खुद लिखा हुआ है। एंड अगर ओरिजिन देखा जाए बजट का तो दैट इज द रियल ओरिजिन ऑफ बजट, बिकॉज आप संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं कि जब तक आप एक मनी बिल के थ्रू या फाइनेंशियल बिल के थ्रू बजट को पास नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के थ्रू, जिसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं, तो ना ही आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, मतलब टैक्स, ना ही आप कोई भी खर्च कर सकते हैं। दिस इज द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर। यह संसद के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर एक अल्टीमेट फिस्कल मतलब मॉनेटरी या फिस्कल कंट्रोल है कि आप खर्च नहीं कर सकते, सिंपल। एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ बजट। बजट को आपको ये पहले समझना पड़ेगा, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट वन। बट देन वी सी कि अच्छी बात है भाई, बजट बोलते हैं तो क्या बजट एक डॉक्यूमेंट है? इज बजट वन डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ? एंड बजट का सोर्स क्या है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट ये जो डॉक्यूमेंट इन लोग रिलीज करते हैं, इनके सोर्सेस क्या है, कहां से डॉक्यूमेंट की पावर आती है, कौन उसको रिलीज करता है, क्यों रिलीज करता है, इसको भी हमें समझना है, एक एक डॉक्यूमेंट। सो बजट इज नॉट जस्ट वन डॉक्यूमेंट, बजट खुद में एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बजट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, और यहीं पे दिस इटसेल्फ बिकम्स अ माइन, या एक खदान बन जाती है यूपीएससी के लिए प्री के क्वेश्चन निकालने के लिए। ये तुरंत आपको वहां से पकड़ लेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनको पकड़ लेगा और आपको वहां से क्वेश्चन निकाल के पूछने बोलेगा कि आप इसको बताइए कि ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, ये कहाँ से आता है, वो कहाँ से आता है, ये वाला जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या ये FRBM में लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। या फिर आपको बजट स्पीच जो है वो संविधान में लिखा है कि कैसे आती है बजट स्पीच, ये सारी चीज़ें। सो आफ्टर दिस क्लास ये आपको मिलेगी स्लाइड एंड यू हैव टू लुक एट इट, एंड इसको आपको थोड़ा समझ के याद रखना पड़ेगा एक एक पार्ट्स को। तो मैंने बोला ना, फर्स्ट है कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इटसेल्फ है। 112 आर्टिकल जो है इसके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देन इस एनुअल फाइनेंशियल आपने स्टेटमेंट तो दे दिया, एक वित्तीय विवरण तो दे दिया आपने, बट उस विवरण के साथ साथ आपको यह भी करना पड़ेगा कि आपको अनुदानों की मांग यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स करना पड़ेगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स अगर बहुत बेसिक लेवल में सीखो तो यही है, हर मिनिस्ट्री कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कोफी से या संचित निधि से, उसको शॉर्ट में हम लोग कोफी बोलते हैं, COFI,
ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई मेरे को इस मिनिस्ट्री के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। सारी मिनिस्ट्रीज अपना अपना पैसा मांगते रहती है, सारी डिपार्टमेंट्स अपना अपना पैसा मांगने चालू कर देती है। उसे बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदानों की मांग। पर सिर्फ मांग सामने रख देने से कुछ तो होगा नहीं। आपने मांग रख दी, मांग इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ उसको रखने से नहीं होगा। उस मांग को पूरा करने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए आपको एक बिल लगता है जो बाद में एक्ट बनता है, जिसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन या विनियोजन विधेयक। विनियोजन विधेयक एक विधेयक लगता है जिसको पारित करना होता है। दिस इज बेसिकली पावर टू टैक्स। भाई ये पैसा कहां से आएगा, या तो टैक्स से आएगा या नॉन टैक्स रिसिप्ट से आएगा, या तो टैक्स से आएगा या बोरोइंग से आएगा, या आपको विनिवेश करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। मेजर मोटा मोटी तो यही 3-4 सोर्सेज रहते हैं जिससे पैसा आता है। तो आपको टू पावर टू टैक्स या पावर टू गेट मनी आपको मिलेगा एप्रोप्रिएशन बिल से। फिर इन सब को आपको संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू ले जाना होगा। उस प्रक्रिया को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू ले जाना होगा और फाइनली एक फाइनल अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसको पास करना होता है। वो फाइनेंशियल बिल या मनी बिल या वित्त विधेयक होता है। वो बिल जैसे ही पास होता है उसके बाद ही बजट पास होता है। एंड आपको अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि अगर कहीं बजट पास नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा एंड सरकार विल फेल। बजट को पेश करती है फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसका लीगल बेसिस यू सी इट लेटर ऑन, ये फैक्चुअल है, आप उसको आराम से समझ लीजिए। बट अपार्ट फ्रॉम बजट, बजट क्या है, सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब सरकार को तो हर आप इकोनॉमी में एक बेसिक चीज है ग्रीड, हमेशा ज्यादा ही चाहिए होता है। कितना भी मिल जाए यू नीड मोर। हर साल बोलेंगे डिफेंस की स्पेंडिंग में कमी है, इसमें कमी, उसमें कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई चलो बोरोइंग की इतना खर्च कर दिया सरकार ने इतना बड़ा बजट बनाया। पर बोरोइंग क्या होता है आपके, ये एक तरीके का सस्टेनेबल नहीं है, ये आपके देश को सतत विकास की ओर नहीं ले जा सकता। क्योंकि आज की बोरोइंग जो होगी वो कल का इंटरेस्ट बनेगी। और आपको मैं भी ब्रेकअप दिखाऊंगा कि बजट में कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप है और कैसे बोरोइंग इफेक्ट कर रही है बजट को, ये भी हम समझेंगे। हम सिर्फ डेटा को देखेंगे नहीं, हम डेटा को एक्चुअली डेटा की स्टोरी समझेंगे कि डेटा बोलना क्या चाह रहा है। सो उसी से एक्चुअली मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, पता है आपको। वो जो डेटा की स्टोरी है ना एक्चुअली वो मेंस का इंडिकेटर क्वेश्चंस है, वही आपको लिखना पड़ेगा मेंस में जाके। वो कोई यूनिक नहीं, आपको डेटा कोई नहीं पूछेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दो। एग्जैक्टली मेंस में कौन पूछता है ये डायरेक्टली। यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ क्यों हुआ, इतनी बोरोइंग हुई क्यों हुआ, इतना डेफिसिट क्यों है। ठीक, देन लेट्स सी फॉरवर्ड। बट वी हैव टू डिसिप्लिन। अभी हमने बोला ना कि हमें किसी रूप से इसको डिसिप्लिन में रखना है कि भाई साहब हम घाटा बढ़ा नहीं सकते बोरोइंग कर करके। हमें कुछ चीजों में अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा, कुछ रूल्स लॉज बनाने होंगे। और वो लॉज तो संविधान में है ही नहीं, संविधान इनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, उन लॉज के बारे में। अब अगर संविधान कुछ नहीं बोलता तो संसद को खुद चीजें अपने हाथों में लेनी पड़ी। एंड 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम आया। इस अधिनियम का काम था कि संसद को, सरकार को लिमिट में रखें कि भाई साहब आप देश का विकास करिए पर सतत विकास की ओर ले जाइए, ना कि आज का विकास कर दिए और आपके फ्यूचर जनरेशन, आपकी जो आगे की संतति है वो पूरी तरीके से घाटे में बैठ जाए और आपने पूरा सब जला के बैठ गया। दैट्स व्हाई सरकार क्या करती है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज करती है। वो 3 डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। मतलब अगर मैं एकदम क्रूड शब्द में बोलूं तो ये सरकार का एक स्टेटमेंट है कि मैं कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखूंगा, मैं बजट में जो भी खर्च करूंगा उसमें किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखूंगा। दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। ये बेसिकली एक में तो बोल दिया कि मैं कैसे रखूंगा,
दूसरे में बोल रहा है मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा इस चीज को रखने के लिए, मैं जो भी काम करूंगा, जिस भी तरीके से अपने आप को घाटे को कम, जैसे एक है कि मैं फिस्कल डेफिसिट इतना प्रतिशत रखूंगा, तुम रखोगे अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर कैसे रखोगे वो स्ट्रैटेजी भी तो बताना जरूरी है। दैट स्ट्रैटेजी इज फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी होती है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट में वो होती है, उसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है, यू जस्ट रिमेंबर इट। देन फाइनली आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, पर सिचुएशंस भी तो अच्छी होने चाहिए। आप चाह रहे हो फिस्कल डेफिसिट इतना रखोगे, आप चाह रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट को ऐसे गिराओगे, वैसे करोगे, ये करोगे, वो करोगे, पर आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन उस समय कितना होगा, अभी स्थिति क्या है, कल को स्थिति क्या हो सकती है। इस तरीके का एक बजट के पहले का डॉक्यूमेंट एक्चुअली बनता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक माने आर्थिक ढांचे का विवरण है ये बेसिकली, कि भाई अभी आर्थिक ढांचा ऐसा है, इसकी स्थिति ऐसे हो सकती है, जब ऐसी होगी तो हम ये स्ट्रैटेजी और ये टारगेट्स रखेंगे। बेसिकली ये ओवरऑल हॉलिस्टिक, एक ओवरऑल पूरी तरीके से एक इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट है सरकार को अपने आप को डिसिप्लिन करने का। अब आपको ये चीजें याद रहेगी। नाउ यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड दीज डॉक्यूमेंट्स, नाउ यू विल रिमेंबर द डॉक्यूमेंट्स। यही तरीका होता है किसी भी चीज को बेटर रूप से रखने का, यू नो द कंसेप्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, कि क्यों है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको जो जनरल पॉपुलेशन को ये दिखती भी नहीं है, जो जनरल पॉपुलेशन को दिखती है। अच्छा, इसका जो अथॉरिटी है वो FRBM एक्ट है, इसकी अथॉरिटी खुद कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल बेसिस जो है इसका कानूनी आधार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान खुद है। अब कुछ है जो एग्जीक्यूटिव जो है अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर लेते हैं, ये थोड़े पॉलिटिकल होते हैं एंड थोड़े मुझे कहना चाहिए कि उनको एक तरीके से वो स्टेटमेंट देना है, दे हैव टू गिव दैट डिटेल्स, तो वो उसका यूज करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज बजट स्पीच। आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट की एक स्पीच देती है, जो खुद में एक है, खुद में एक डिक्लेरेशन होता है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं, जो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन होता है, इट्स मोस्टली अ डिस्क्रिप्शन। देन इस बार जो निकला एक बजट एट ग्लांस, बजट एक नज़र में, उसमें क्या किया गया कि मेजर जो स्ट्रैटेजीज हैं, मेजर डेटा है, उसको सामने रख दिया गया। यू कैन गो एंड सी दैट डॉक्यूमेंट, ये काफ़ी छोटा डॉक्यूमेंट है। देन दो बड़े डॉक्यूमेंट अपने मिले हैं जो डेटा से भरे पड़े हैं। एक है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मतलब आप क्या खर्च कर रहे हो, दूसरा है रिसिप्ट बजट, मतलब आपको पैसे कहां से मिल रहे हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, दीज आर टू डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको इसके डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ने चाहिए, बिकॉज मोस्टली दे आर डेटा, एंड डेटा की स्टोरी समझने के लिए यू विल हैव टू रियली पुश इन, एंड वो काम मैं आपके लिए करके दे देता हूँ, जो भी यूपीएससी के इंपॉर्टेंट, यूपीएससी या इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी मैंडेट, प्योरली इंफॉर्मेशनल या व्याख्या देने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगेन अब हम वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ द बजट, मतलब बजट किस तरीके से पारित होता है संसद में, वो हम देखते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, आई विल कनेक्ट देम। अभी हम बीच में ध्यान देते हैं। ये इसका संवैधानिक आधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है, वो हम पीछे भी देख चुके हैं, पर इसके बाजू में आपको देखने के लिए मैंने वो जानबूझ के रख दिया, जिससे कि आप बाद में उसको डिटेल में समझ सकें। इस तरफ FRBM का फ्रेमवर्क है, ये एक तरीके का डंडा है जो एग्जीक्यूटिव और संसद के ऊपर रहता है, क्योंकि इनको इसका जवाब देना होता है कि आपने पिछले बार ये टारगेट रखे थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। इसलिए इस फ्रेमवर्क यानी अनुशासन का उनको पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ता है संसद को। पर इसकी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे द फर्स्ट थिंग इज कि इसकी सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट यानी संसद खुद होती है। ये मैंने आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 112 के तहत कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड से या संचित निधि से नहीं निकल सकता जब तक संविधान, जब तक क्या बोलते हैं, संसद से पारित नहीं होगा।
तो संसद जो है वो बेसिक अथॉरिटी है। उसमें भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो लोकसभा के पास होती है। ये सबसे बेसिक और बेसिक क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछती है जनरली, कि लोकसभा कौन है ज्यादा पावर, तो ऑफ कोर्स लोकसभा हैज द मोर पावर ओवर राज्यसभा। राज्यसभा डिस्कस कर सकती है बजट को, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती किसी भी बजट के पार्ट को, और उसके डिस्कशन का प्रभाव लोकसभा पे पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, एक बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी है राज्यसभा खुद में, अगर राज्यसभा कुछ डिस्कशन कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मीडिया पे भी पड़ता है, लोगों पे पड़ता है, और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव खुद लोकसभा पे भी पड़ता है। तो इट इज नेसेसरी, ये सुपरफ्लोअस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है, पर उस मतलब के चक्कर में अटक ना जाए बजट, उस वजह से राज्यसभा को डिस्कशन का पावर दिया गया है, पर एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल या वोटिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास। फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 113 के तहत डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, अनुदानों की मांग, उसको हम समझ चुके हैं कि अनुदानों की मांग मिनिस्ट्रीज के द्वारा मांग रखी जाती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, इतना चाहिए। ये एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है कि भाई हमें इतने इतने पैसे चाहिए इस साल, ठीक। मांगों से कुछ नहीं होता, ये भी हमने बताया। उसके बाद आपको मांग तो ठीक है, पर उस मांग के लिए पैसा आएगा कहां से, एप्रोप्रिएट कहां से होगा पैसा, वेयर विल यू गेट द मनी, वो जो होता है एप्रोप्रिएशन एक्ट यानी विनियोजन अधिनियम आपके सामने रख देता है, ठीक है। उसमें आपको बेसिकली टैक्सिंग के पावर्स होते हैं, टैक्स के पावर्स यहां से मिलते हैं, पता है, जो आप बोलते हो ना ये टैक्स का स्लैब है, वो टैक्स का स्लैब है, ये टैक्सेशन पावर्स जो है आपको यहां से मिलता है, एप्रोप्रिएशन है। ये जो टैक्सेशन वाली रहेंगी ना क्लास, ये लास्ट सेक्शन रहेगा मेरे बजट का, ये नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट बजट के सेशन में अपन करेंगे, टैक्सेशन को समझेंगे कि कौन सी नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, कैसे इंट्रोड्यूस किए गए, उसका मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ों को अपन समझेंगे। देन ये सारे विवरण, सारे एनालिसिस को हम सामने रख देते हैं और फाइनेंस बिल के थ्रू, क्योंकि आपको भी मालूम है कि पैसा निकालना है तो मनी बिल चाहिए, बिना मनी बिल के आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड से। तो सारे बजट को एक फाइनेंस बिल के थ्रू या फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास कर दिया जाता है, एंड नाउ बजट इज पास्ड। अब एक चीज इसमें ख्याल रखना कि यही फाइनेंस बिल जो होता है फाइनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 के तहत इससे पैसा निकलता है। अब इसको जब पारित किया जाता है तो वेरियस टूल्स का यूज किया जाता है पारित करते समय, वो आप पॉलिटी में पढ़े हो, थोड़ा सा मैं उसका डिटेल दे भी देता हूँ। एंड ये जो है मैंने आपको बताया था कि FRBM एक्ट है, उसके तहत कुछ कंट्रोल्स हैं जो रखना पड़ता है, उनमें से एक है फिस्कल डेफिसिट, कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा है वो इतना % रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा इतना रखना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट का टोटल डेट यानी सरकारी ऋण जो आप पब्लिक डेट ले रहे हो वो आपको इतना % रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने होते हैं सरकार। ये रूल्स इसलिए हैं कि फ्यूचर जो है वो इफेक्ट ना हो, फ्यूचर बजट के ऊपर सारा भार ना पड़ जाए, ठीक है। इसी को मैंने लिखा है कि FRBM डज नॉट ऑथराइज स्पेंडिंग, FRBM का स्पेंडिंग में कोई हाथ नहीं है। FRBM सिर्फ डिसिप्लिन करता है बोरोइंग और डेफिसिट को, उधार को और घाटे को डिसिप्लिन करता है, एक लिमिट में रखता है। दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड एज अ स्टेटमेंट इन एग्जाम्स, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है सीधा FRBM के बारे में, ठीक, ओके। अब हम इसके पूरे पैसेज को डिटेल में समझते हैं कि व्हाट हैपेंस इन एक्चुअली, ये जो पूरा प्रोसेस जो मैंने समझाया ये जब संसद में जाता है तो किस तरीके से ये आगे बढ़ता है उसको समझते हैं। फर्स्ट, अपना जो फर्स्ट स्टेज है वो इंट्रोडक्शन और डिस्कशन स्टेज बस है। मैंने उसी प्रोसेस को डिटेल में डिवाइड कर दिया कि होता क्या है बजट के साथ जब जाता है। ये इंट्रोडक्शन और डिस्कशन स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ लोकसभा में, ठीक। ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से होता है, अथॉरिटी प्रेसिडेंट को है, पर उसके बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती है। फिर एक जैसी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती है उसके बाद एक जनरल डिस्कशन होता है। ये पूरा प्रोसीजर है, डिटेल में प्रोसीजर है, जनरल डिस्कशन हो जाता है। इस जनरल डिस्कशन के लेवल पे आप ख्याल रखिएगा कोई वोटिंग नहीं होती,
जस्ट रिमेंबर इट कि जनरल डिस्कशन के लेवल पे अगर किसी ने आपसे पूछा कि जनरल डिस्कशन में लोकसभा जो है वोटिंग करती है, नोबडी वोट्स इन जनरल डिस्कशन, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। इसमें ऑपोजिशन आर्ग्यू करती है विद द गवर्नमेंट एंड दे बोथ डिस्कस अबाउट इट एंड कुछ डिटेल्स निकल के आते हैं जनरल डिस्कशन में। जनरल डिस्कशन में अप्रूवल का कोई रोल नहीं होता है, ये ख्याल रखना, कोई अप्रूवल डिसअप्रूवल का कोई रोल नहीं है। ये सेकेंड स्टेज में आता है, इसे बोलते हैं लोकसभा का कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। अब लोकसभा एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स, इस पे तो हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदानों की मांग, और उसके बाद डिमांड के ऊपर वोट करना, जिसके डिमांड्स के ऊपर वोटिंग करना, फिर टैक्स लेना, वो सारी चीजों पे आपका डिस्कशन होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे वोटिंग जो है सिर्फ लोकसभा के पास वोटिंग के पावर्स है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग मोशंस होते हैं, कट मोशन, टोकन मोशन, ये सारे मोशंस का उपयोग किया जाता है। टोकन मोशन मतलब वो कोई खास बड़ा मोशन नहीं होता, इट्स जस्ट अ टोकन अमाउंट दिखाने के लिए होता है। इट्स जस्ट अ वे फॉर ऑपोजिशन टू से कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता बजट पे। इसके डिटेल्स आप अपने पॉलिटी के उसके थ्रू देख लीजिए। बट लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट मोशन है वो गिलिटीन मोशन, जिसका उपयोग हमेशा होता है। ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट कोई वोटिंग मैकेनिज्म नहीं है ये टाइम कंस्ट्रेंट, समय कम होने के कारण जल्दी जल्दी बजट को पास कर दिया जाता है, इसीलिए इसको गिलिटीन बोलते हैं। इसका ओरिजिन जो है, गिलिटीन शब्द का ओरिजिन, प्लीज ट्राई टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ गिलिटीन। यस, इट इज फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन इटसेल्फ। जो वो उस टाइम पे गिलिटीन एक सजा होती थी, उसमें वॉट एवर डिटेल्स जो है वो आप पढ़ लेना, दैट यूज टू हैपन, दैट वाज गिलिटीन मोशन, वहीं से निकल के आता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट कम्स आउट। वो फैक्चुअल कैन कम, इट कैन कम एज अ फैक्चुअल पार्ट पोर्शन समटाइम। देन अब बातें हो गई, कंट्रोल वंट्रोल दिखा दिया। अब लीगल अथॉरिटी, लॉ। तो मैंने बताया कि ये डिमांड फॉर ग्रांट्स है, आपने डिमांड रखी, इस डिमांड को पूरी की गई टैक्सेशन के थ्रू, एप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू, ये पूरी कर दी जाती है। और फाइनली एक लीगल अथॉरिटी जो बनती है वो है फाइनेंस एक्ट या मनी बिल होती है। वो मनी बिल पास हो जाती है और कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल जाता है, बजट पास हो गया। दिस इज द टोटल प्रोसीजर ऑफ बजट, ठीक। अब इसमें दो मेजर कॉन्सेप्ट निकल के आ जाते हैं बजट के साथ साथ। दो मेजर कॉन्सेप्ट कौन से हैं? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि भाई जब ये बजट की प्रक्रिया देख रहे हो कितना डिटेल्ड है, इतनी डिटेल प्रक्रिया पास होने में ऐसा तो नहीं है 2 दिन लगेंगे, और लगने भी नहीं चाहिए 2 दिन, समय तो लेना होगा, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ तो लेना होगा समय। पर आपका तो फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय साल जो है वो तो खत्म हो सकता है, मार्च में स्टार्ट हो जाता है। अब अगर वो खत्म हो गया तो अब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, पिछला बजट खत्म, और हमें बताया जा चुका है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए आपको संसदीय प्रक्रिया से होके जाना पड़ेगा। अब किस प्रक्रिया से होके जाएं, अब क्या किया जाए, उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है, उसको हम समझते हैं द नेक्स्ट स्लाइड्स। वोट ऑन अकाउंट वर्सेस इंटरिम बजट, ये दो कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाते हैं बजट में। वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान, ठीक, इसको समझते हैं। इसमें क्या है ना, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो फाइनेंशियल अथॉरिटी का है, बस। किसी में फाइनेंशियल अथॉरिटी ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो इसमें ये। वोट ऑन अकाउंट जो है ये टेम्परेरी प्रोसीजर है, अगर मैं इसको बोलूं ना तो ये टेम्परेरी प्रोसीजर है, टेम्परेरी स्पेंडिंग परमिशन है, सिर्फ अस्थायी खर्च। जब आपका बजट पारित हो रहा है उसके बीच में, अभी देखो अभी इन्होंने क्या कर दिया, फरवरी में ही शिफ्ट कर दिया सारी चीजों को, 1 फरवरी को आ जाता है बजट, है ना। तो अब ये इस टाइम पे इन्होंने बजट को प्री शिफ्ट कर दिया, तो इनके पास 1 महीना तो रहता ही है। फिर भी कभी कभी पारित ना हो पाए मान लो, तो आपको क्या लगेगा, वोट ऑन अकाउंट। पर पहले इसका यूज बहुत होता था, क्योंकि पहले लेट में बजट स्टार्ट होता था, अब तो बजट को पीछे खींच दिया उन्होंने। फिर 2 बजट हुआ करते थे, रेलवे बजट और आपका जनरल बजट, दोनों को पास कर रहे हैं, दोनों पे डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल हो रही, तो टाइम लगता था। उस समय के लिए दे नीडेड सम मनी, जस्ट आपके एक्सपेंडिचर करने के लिए, बस सिर्फ एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्च करने के लिए लगता था, दैट इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट। इसमें टैक्सेशन नहीं होता, ख्याल रखना, प्लीज कीप दिस इन माइंड।
वोट ऑन अकाउंट में टैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं होता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे यूपीएससी आपको या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खींच सकता है, ठीक है। और ये तब तक वैलिड है जब तक रेगुलर बजट पास नहीं हो जाता। जब रेगुलर बजट पास हो गया तो ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग हो जाती है रेगुलर बजट में एंड उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक। बट अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट थोड़ा डिफरेंट है। ये उस साल होता है, ये देखो ये तो ऑलमोस्ट हर साल होता है, पर इंटरिम बजट उस सालों में होता है जिस साल पे सरकार नई बनने वाली होती है या इलेक्शन ईयर में होता है। ये बेसिकली क्या चाहता है कि ये दोनों, इसमें दोनों ये लिमिटेड बजट है, और बजट होने के साथ साथ इंटरिम बजट जो है एक बहुत बड़ा पॉलिसी सिग्नल भी होता है। ये एक्चुअली आपके प्रेजेंट सरकार की पॉलिसी के डायरेक्शन को बता देता है कि वेयर विल योर पॉलिसी गो लेटर ऑन। अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं ये ही आगे बढ़ाऊंगा। तो आपने देखा होगा कि इंटरिम बजट जनरली बहुत इंटरेस्टिंग बजट होता है, उसमें काफ़ी छूट और काफ़ी चीज़ें दी जाती है लोगों को रिझाने के लिए कि भाई हम ये देंगे वो देंगे, और वो लीगल है, ठीक। तो यह लिमिटेड बजट है विद नीति संकेत के साथ, यानी पॉलिसी सिग्नल के साथ एक लिमिटेड बजट के रूप में निकल के आता है। देन इट कवर्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों कवर करता है, मतलब टैक्सेशन भी कवर करता है और खर्च दोनों कवर करता है। ख्याल रखिएगा इंटरिम बजट मतलब इट मे इंक्लूड टैक्स चेंजेस। वो सरकार की इच्छा है, वो जैसा उसको करना चाहे, पर उन लोग टैक्स इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो बेसिक मोटिव है ना इंटरिम बजट का, कि नए सरकार को खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि भाई नई सरकार अपने हिसाब से बना ले बजट, पर जब तक नई सरकार नहीं आई है तब तक के लिए बजट की आवश्यकता होती है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है इंटरिम बजट का, ठीक है। यही लिखा हुआ है, इट रिस्पेक्ट्स द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विदाउट बाइंडिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। भविष्य की सरकार को बाध्य किए बिना संसदीय सर्वोच्चता को प्रोटेक्ट करना, को बचाना, कि संसद सर्वोच्च है पर हम अगले सरकार को उसका बोझ नहीं डालेंगे, सॉरी। यह है इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट इसमें मत रखना। इफ देयर इज अ डाउट तो प्लीज आस्क दिस। ये जो एक पर्टिकुलर स्लाइड है ये पूरी तरीके से फैक्चुअल स्लाइड है। जो बेसिक बजट से रिलेटेड इनिशियल कुछ फैक्ट्स है जो डायरेक्टली पूछ सकता है यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो मैंने डायरेक्टली रख दिया है कि इट इज। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक दिन पहले लाया जाता है बजट से पहले, ठीक है, प्रेजेंटेड। अब इकोनॉमिक सर्वे को कौन सामने रखता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रखते हैं सामने उसको, ठीक है। और वो क्या है, एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट है, वो संसदीय डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो एडवाइजरी है। वो एक तरीके का विवरण है, डिटेल्ड विवरण है अबाउट लास्ट ईयर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं है, ना ही बजट का पार्ट है, ना ही अप्रूव किया जाता है, वो कुछ नहीं है। इट इज अ डॉक्यूमेंट जस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट एवरीथिंग, पूरी तरीके से फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरीके से, और वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक होता है, वो काफी डिटेल्ड होता है, इसलिए यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं होता, पॉलिटिक्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें सीधा सीधा रहता है, भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ जैसा हुआ, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब रेलवे बजट के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक चेंज आया था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1924 में इस कमिटी के द्वारा, इसके रिकमेंडेशन के द्वारा। 92 ईयर्स से दोनों जो है अलग अलग चलते रहे, ठीक है। 1924 से 2016 तक, और 2017 में दोनों को ये प्रेजेंट सरकार ने उसे मर्ज कर दिया सिंगल। अब उसके रीजंस फॉर मर्जन काफ़ी है कि भाई अब रेलवे का उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं, रेलवे एक ज़माने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, अब रेलवे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स टू। ज़्यादातर रेलवे बजट को अलग करने की जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ एक फॉर्मल प्रक्रिया थी, बस कि भाई फॉर्मली आपने अलग करके रखा है तो रखा है, चले आ रहा है तो चले आ रहा है। इन्होंने इस बार इसको क्या बोलते हैं एक साथ कर दिया, उसके रीजंस मैंने थोड़े डिटेल में लिख दिए हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब बजट को ये बही खाता बोलने लग गए हैं, अब बजट को एक बही खाता बोलने लग गए हैं, ठीक है ना। ये कल्चरल कन्वेंशन है भाई, इसको बही खाता बोलने का जो कन्वेंशन है कल्चरल है, ठीक है, कि भाई हमने अलग अलग सरकार उसको अलग अलग नाम दे सकती है, और इसको अभी बही खाता बोलते हैं, और अब तो वो आईपैड में भी रिलीज किया जाता है बजट जनरली, ठीक है। अब ये एक जो अपना कंसेप्ट निकल जाता है डेट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन। 2017 के पहले एक और चेंज था
कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में रिलीज किया जाता था ये। अब इससे क्या होता था, वोट ऑन अकाउंट पे बहुत बड़ा लोड पड़ता था, क्योंकि आपको वोट ऑन अकाउंट रिलीज करना पड़ता था। अब इस सरकार ने क्या किया, उसे फर्स्ट डे पे शिफ्ट कर दिया कि वोट ऑन अकाउंट पे ज्यादा लोड पड़े ही मत, हम जब तक नया फाइनेंशियल ईयर आए कोशिश करेंगे कि हम पास ही कर दें बजट। ठीक, अब सिंस 2017 अब बजट जो है वो 1 फरवरी को रिलीज होता है, और इस बार संडे को रिलीज हुआ था, और शायद हिस्ट्री में सेकेंड बार हुआ है कि संडे को बजट रिलीज हुआ है, सेकेंड टाइम। ये फैक्चुअल है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी में बी, पर अदर एग्जाम्स के लिए इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी, आई कांट से विच एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स है। ठीक है, अब ये तो अपना प्रेजेंटेशन वाले तो सारे डिटेल अपने को पता है कि ये सिर्फ लोकसभा में बजट रखा जाता है, क्योंकि मनी बिल सिर्फ, और उसका रीजन ये है कि मनी बिल का प्रोविजन सिर्फ लोकसभा में है, तो लोकसभा में ही पास किया जाता है, और राज्यसभा जो है वो सिर्फ डिस्कस कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, पर वोट नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये सारे बेसिक फैक्चुअल डिटेल्स हैं। ठीक है, सो यहां पे वी आर इन द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन। अब हम ये समझ चुके हैं कि बजट क्या है, बजट किस तरीके से पास होता है, बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, एंड बजट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम ये समझ चुके हैं, अब हम बजट में थोड़ा डीप घुसने की कोशिश करते हैं। अभी एक तरीके से देखा जाए तो हमने एक टॉप व्यू लिया बजट का, ऊपर से देखा बजट को, प्लेन से देखते हैं ना जैसे पूरी दुनिया को, वैसे ही हम उसको उस व्यू से देखते। अब हम नीचे चलते हैं, नाउ वी विल गेट इनटू डेटा। हम मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क या फिस्कल आर्किटेक्चर को पहले समझते हैं, पूरी तरीके से राजकोषीय संरचना को समझते हैं कि बजट एक्चुअली होता क्या है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम इन पर्टिकुलर डेटा को समझेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को समझेंगे डिटेल में कि ये डेटा क्या बोल रहा है, वो डेटा क्या बोल रहा है। पर उससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली बजट कैसे दिखता है, क्या है बजट यार। अभी तक तो हमने उसको ढंग से समझा ही नहीं। मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया था इन द लास्ट सेक्शन, वो था इट इज टोटल रिसिप्ट, कुल प्राप्तियां। फर्स्ट इज टोटल रिसिप्ट, आपको कुछ पैसे मिलेंगे इस साल, कुछ पैसे खर्च होंगे। खर्च में और कितने पैसे आपको रिसीव हुए, इन दोनों के बीच में गैप होता है। उस गैप को अपन डेफिसिट यानी घाटा बोलते हैं। उस घाटा को भरने के लिए हमें उधारी लेनी पड़ती है, यानी बोरोइंग लेनी पड़ती है। बजट की सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि किस प्रकार का रिसिप्ट है, किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, किस प्रकार का घाटा है, और किस प्रकार की उधारी लेना है। और इसमें भी बजट अगर मोटा मोटी मैं सिर्फ बताऊं, अगर इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर इसमें भी क्वालिटी ऑफ डेफिसिट, क्वालिटी ऑफ रिसिप्ट, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड क्वालिटी ऑफ बोरोइंग, ये सारा गेम चेंज कर देता है बजट। देखो, टोटल रिसिप्ट बढ़ना, एक्सपेंडिचर बढ़ना, डेफिसिट बढ़ना या बोरोइंग बढ़ना अच्छा या बुरा नहीं है, कैसे बढ़ रहा है वो ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समझना है। कॉमन आदमी के लिए वो नंबर बस वहीं पर रुक जाता है, पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट या एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स को जो देना चाहता है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि वो क्यों है, कैसे है। और यहीं पे बजट की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इसी को समझने में बजट में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए एक्चुअली ये क्लास है। लेट्स अंडरस्टैंड कुछ पहले अपन जो भी अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपन में रिसिप्ट में, टोटल रिसिप्ट में दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां, उसमें टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स में कौन से वाले रेवेन्यू आते हैं अपने, विनिवेश वाले। जैसे अगर आपकी सरकारी कोई कंपनी है, उसके शेयर्स बेच दिए, उससे जो पैसे आए उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि टैक्सेशन से तो नहीं है, वो विनिवेश है। देन डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, सॉरी ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इज नॉट दैट एक्चुअली। कोई भी फाइन या कोई भी सारी जो चीजें है ना, सेस फाइन, उसका वो पार्ट है। फाइन्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी चार्जेस होते हैं, वो विनिवेश कैपिटल रिसिप्ट में आता है। उसके बारे में डिस्कशन अपने क्लास में किया भी है, जो अभी क्लास खत्म हुई लास्ट, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि वाई डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। उसका हमने डिटेल में डिस्कस किया, डिसइन्वेस्टमेंट जो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है।
फिर डिविडेंड एंड प्रॉफिट, सरकार का कोई भी प्रॉफिट होता है, उसको कोई भी ओनरशिप से, शेयर से डिविडेंड मिलते हैं, वो सारी चीजें जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। और कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज की प्राप्तियां, मतलब सरकार ने किसी को उधारी दिया, किसी कंपनी को उधारी दिया, या फिर किसी देश को उधारी दिया, उस देश से अगर उसको ब्याज की प्राप्ति होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक है, जैसे अगर आप कोई आर्कियोलॉजिकल प्लेस में जाते हो तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं उसमें एंट्री करने के लिए, तो वो एंट्री फीस जो हो गया वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया। आप यूपीएससी का, हाँ यूपीएससी का जब फॉर्म भरते हो तो आप कुछ पैसे दे रहे हो ना फॉर्म के। अब लड़कियां ये जानती नहीं कि वो पैसे कितने होते हैं, क्योंकि वुमेन के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूपीएससी में, बट फॉर मेन इट इज सम 100 रुपीज और समथिंग लाइक दैट कम्स अंडर दिस पार्ट। इतना समझ लो भाई कि यूपीएससी का जो पैसा आप दे रहे हो वो किस में आता है, वो तो पता होना चाहिए। देन कैपिटल रिसिप्ट, इसमें एक मेजर पोर्शन खुद में ही बोरोइंग है। अभी आपको दिखाऊंगा जब डेटा तो समझ में आएगा कितना बड़ा मेजर पोर्शन है। देन रिकवरी ऑफ लोन, वसूली, कोई भी पैसे जो वापस मिल रहे हैं हमको लोगों से, किसी भी देश को हमने दिया वापस मिला, रिकवरी पे आ गया। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल ये मोनेटाइजेशन हो चुका है। ये मोनेटाइजेशन मतलब आप उसको रेंट में देने लग गए हो रादर देन पूरी तरीके से उसको बेचने के। उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, विल जस्ट डिस्कस दैट। विनिवेश यानी बेचना, डिसइन्वेस्ट करना उसका पैसा, या कोई भी स्मॉल सेविंग्स यानी लघु बचत। लघु बचत मतलब कॉमन इंसान के जो स्मॉल सेविंग्स है उससे जो बोरोइंग मिलती है उसको बोलते हैं लघु बचत यानी स्मॉल सेविंग्स। वो पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा इसमें आ जाता है, प्राप्तियां वहां होती हैं। देन अपन पहले हमने समझ लिया रिसिप्ट, ये पैसा आता है, प्राप्तियां हैं। नाउ व्यय यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को देखते हैं। यही मैं दिखा रहा हूं, पैसा आया गया। अब अगर पैसा गया तो कहां कहां गया? एक है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक, या फिर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान, अरे हमें भी तो ब्याज देना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। इसको भी आप अभी दिखाऊंगा आपको कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बजट में। ये दोनों, ये बोरोइंग और ये दोनों कनेक्टेड है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं और कभी कभी सॉल्यूशंस भी है हमारे प्रॉब्लम्स का, दोनों। देन सब्सिडीज जो देते हैं या ग्रांट्स, हम अनुदान दे देते हैं ना, कुछ भी अनुदान देना पड़ा, ग्रांट देना पड़ा, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय इसमें। अच्छा ये चीज ख्याल रखना, रेवेन्यू मतलब कोई भी अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो, आपको कोई भी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कोई भी रूप से आप ऐसा एक्सपेंडिचर करो जिससे पूंजी बन रही है, जिसका फ्यूचर में फायदा होगा आपको, दैट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए उसको पूंजी बोलते हैं। ठीक है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस कैपिटल, रक्षा पूंजी है, कोई प्लेन, कोई वो खरीद रहे हो आप। देन कैपिटल ग्रांट टू स्टेट्स, कैपिटल ग्रांट मतलब आप स्टेट्स को पैसे दे रहे हो कुछ नया पूंजी बनाने के लिए। ठीक है, देन एसेट क्रिएशन, कोई संपत्ति का निर्माण करने के लिए आप पैसे दे रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी की क्वालिटी, इसी के बीच का बैलेंस की सारी कहानी, बजट की सारी कहानी यही है बस, कि भाई ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम हुई, वो बढ़ गया तो ये प्रॉब्लम होगी, यही बजट में डिस्कशन होता रहता है हमेशा बस। और इसको दिखाने के लिए कि एक्चुअली सरकार ने कितना फायदा कराया, कितना नुकसान कराया देश के लिए, उसके लिए अलग अलग घाटों का इजाद हुआ है, अलग अलग डेफिसिट। क्यों? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम होगा तो होगा क्या? घाटा। और अब घाटा किस क्वालिटी का है, किस प्रकार का घाटा है, वो सब मैटर करते हैं। जिसके लिए मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूं, अगर आप अपने ही घर का देखो, अगर आपने बोरोइंग ली, अगर आपने कोई भी लोन लिया और उस लोन को आपने बेहतर रूप से इन्वेस्ट किया तो इट इज अ गुड बोरोइंग। पर अगर आपने लोन को लेके अपने कंजम्पशन के लिए, खाने पीने के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए स्पेंड किए, तो आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, कल को आपको उसका पेमेंट देना होगा, एंड दैट इज बैड फॉर यू। इन सिमिलर वे, इसी प्रकार से सरकार के लिए भी कुछ टाइप के घाटे अच्छे होते हैं, कुछ प्रकार के घाटे बुरे होते हैं, वही हम समझेंगे। बाकी सारे चीजें तो छोड़ो,
घाटों को बाद में समझेंगे, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अगर 1 रुपए भी बजट में इंक्लूड होता है तो उस वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है उसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। इतने बेसिक लेवल पे हम बजट को देखते हैं कि इवन इफ 1 रुपी इज कमिंग इनटू द बजट, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, उस 1 रुपए में कितना प्रतिशत कहां से आया और कितना प्रतिशत कहां को गया। इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस है यूपीएससी में और दूसरे एग्जाम्स में। यूपीएससी में मेनली बस आपको एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा किससे आया, सबसे ज्यादा पैसा कहां गया, सबसे मिनिमम कहां से आया, मिनिमम कहां से गया, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए इसका जो डेटा है जो हमारे शीट में है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बोरोइंग एंड लायबिलिटीज देख लो, सबसे ज्यादा पैसा हम बोरो ही करते हैं, कोई टैक्स वैक्स नहीं, बोरोइंग मतलब हम उधारी में ही जी रहे हैं। हमारा बजट एक्चुअली उधार का बजट है, अगर मेजर देखा जाए तो उधार का बजट हुआ। और इसका तो हमने देखा भी था, एक इनपुट निकाला था, कितना प्रतिशत ऑफ द जीडीपी है टोटल बोरोइंग मोस्टली होता है, ठीक है। सो इस बजट में टोटल जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो 24% जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम बोरोइंग एंड लायबिलिटीज हैं, अलग अलग प्रकार के, ठीक। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर की देयता बनती है, हमें देना होगा वो, ठीक है। देन इनकम टैक्स आता है, मतलब इनकम टैक्स एक मेजर सोर्स है। अब देन इनकम टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है। उसी तरीके से कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष कर है, तो डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, दिख गया, दोनों मिला के ज्यादा हो गया ना। जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो मैं बता चुका हूं। देन एक्साइज, कस्टम, और लास्ट में नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का सबसे कम रोल है, 2% के आसपास, ठीक है। ये टोटल बजट का आपको इनपुट है। इससे आप ये निकाल सकते हो कि भैया बोरोइंग कितना % है, सबसे मैक्सिमम बोरोइंग है, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो आपको दिख गया सामने कि इस साल का क्या स्थिति है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं टोटल रिसिप्ट में, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बेसिक समझ है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स गो टू द रिसिप्ट हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, डेफिसिट हुआ, हमको बोरोइंग करनी पड़ गई। बोरोइंग कहां से कर रहे हैं हम, मतलब बोरोइंग कहां से कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर कितना है हमारा टोटल। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस है। स्टेट्स का टोटल जो शेयर होता है टैक्सेस का, जितने भी टैक्सेस लिए गए हैं सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको स्टेट्स को देना पड़ेगा, उनका खुद का शेयर है, वो 22% है। अब देखो सेकंड, देखो इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज, मतलब पिछले बोरोइंग का एक्सपेंडिचर 20% है, मतलब आप 24% बोरो कर रहे हो, 20% आप पे कर रहे हो, 4% ही एक्चुअली आप जेब में रख पा रहे हो कायदे से अगर देखा जाए तो। मतलब आपकी देखो, अगर एफआरबीएम ना हो, अगर फिस्कल, अगर वो डिसिप्लिन ना किया जाए, क्या स्थिति हो जाएगी हमारी। और ये इतनी बुरी स्थिति में इसलिए भी है बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड ने हमारी बोरिंग बहुत तेजी से बढ़ाई थी और उसकी भरपाई हम आज तक धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये समझना इस बजट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक पार्ट है कि हम उस भरपाई को कितना कर पाए, ट्रेंड कहां जा रहे हैं उस भरपाई के। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए, आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए, वेरियस स्कीम्स के लिए, वीबी राम जी और अलग अलग स्कीम्स के लिए जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो 17% है। डिफेंस का 11% है इस बार। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, पूर्ण रूप से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 8%। और बाकी फाइनेंस कमीशन, मेजर सब्सिडी, सिविल पेंशन, ये सारी चीजें आपकी इसमें है। सबसे मिनिमम में सिविल पेंशन, लोगों की जो अभी भी कुछ पेंशन देना पड़ता है सरकार को, वो अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। ये पहले ज्यादा हुआ करता था पेंशन, अब क्योंकि हम नई पेंशन व्यवस्था आ चुकी है तो ये पेंशन का रोल जो है कम हो चुका है। अब आपको सीधा दिख जाएगा कि पेंशन का रोल कम होने से कितना फायदा हुआ है बजट को, नहीं तो वो बड़ा होता और वो कहीं ना कहीं इन सबको काटता। सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखो, ये तो करना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, इसी में से कटिंग होती अगर पेंशन बढ़ता तो इसीलिए कहा जाता है। देखो इस छोटे से डेटा से क्या निकल के आता है कि अगर आपका पेंशन या सैलरी का बिल बढ़ेगा
तो आपके देश में डेवलपमेंट कम होगा। पैसा तो लिमिटेड है, पैसा तो लिमिटेड है, खर्च आपने एक जगह ज्यादा कर दिया तो दूसरी जगह आपको कम करना पड़ेगा। तो यहां तो आप कम कर नहीं सकते भैया, इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको। स्टेट्स तो अपने पैसे मांगेंगे ही मांगेंगे, आप उसको भी चुप नहीं करा सकते। ये स्कीम्स में, डिफेंस में, यही सब में कटिंग होगा। इसीलिए नई पेंशन व्यवस्था का इंपॉर्टेंस आपको यहां से दिख गया होगा, क्लियर कट। अब आपको समझ में आ रहा है कि डेटा कैसे कैसे कहानी बोलता है, और कैसे एज एन IAS और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि डेटा को रटना। सिर्फ रटने से इंपॉर्टेंस नहीं, रटना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ होल बजट। मोटा मोटा ओवरव्यू है ये, ग्लांस, एट अ ग्लांस है। वो जो आपके ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ये कॉन्वोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर घुसा हुआ है। मैंने इसको अपने स्लाइड्स में और क्लियर दिखा दिया जितना एग्जाम रेलिवेंट है, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छे से अब डेटा में अंदर घुसते हैं, अब डेटा को और डिटेल में समझते हैं, एक एक एस्पेक्ट को डेटा की। ठीक, पहला, सबसे पहला बजट का साइज देखा जाए और उसके कॉम्पोजिशन को देखा जाए कि ये जो बजट का टोटल साइज कितना है। बजट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके बजट का। आपका टोटल खर्च जो है वो 53.47 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल बजट का है। उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत, पूंजी के लिए आप जो खर्च कर रहे हो 12 लाख करोड़ है आसपास, एंड रेवेन्यू के लिए जो खर्च कर रहे हो ये 41 लाख करोड़ है। मतलब आपको दिख रहा है कि आप अपने बजट, आप जो बोरोइंग भी कर रहे हो, एक तो आपका बजट बोरोइंग पे टिका हुआ है मेनली, ऊपर से, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पे बताना रह गया, आपका बजट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहीं से इमर्ज हो जाती है। आपका बोरोइंग ये इटसेल्फ बना रहा है। देखो, आप बोरोइंग ले भी रहे हो तो भी आप उस बोरोइंग से पिछले उधारी पटा रहे हो। आप कुछ मत सोचो, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फिस्कल फ्लॉ। संरचनात्मक रूप से एक बजट में इटसेल्फ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पे, कि आप जितना भी बोरोइंग ले रहे हो उसका 20% तो आप एक्चुअली इंटरेस्ट में पे कर रहे हो। दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। अरे आपके लिए ऐसा ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना कौन सी बहुत बड़ी वो है, क्योंकि इंटरेस्ट और बढ़ेगा, इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो इस चीज को आप समझिए, ये वेरी मेजर। अब खुद आप देख लो, ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं बन गया। यू टेल मी, दिस नंबर डजंट गेट इंपॉर्टेंट नाउ, इट हैज टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको खुद दिखा रहा है, एक मेजर प्रॉब्लम दिखा रहा है इकोनॉमी में, तो आपको ये नंबर पूछ सकता है सिंपली। दैट्स इट। We will talk about it. ठीक, देन नेक्स्ट, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12 लाख करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 41.2 लाख करोड़ है। ये सिंपली ये बताना चाह रहा है कि सरकार अपने डे टू डे को खर्च चलाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। सैलरी, पेंशन, गाड़ी, नई गाड़ी खरीदना और कई खर्चे होते हैं। उन खर्चों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो कितना ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। मतलब आपका जो टोटल पैसा आ भी रहा है, एक तो आप इंटरेस्ट में दे रहे हो, उसके बाद जो पैसा बचा भी आपके पास, उसमें भी आप मेजर पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बहुत माइनर पैसा कर रहे हो, और मेजर पैसा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कर रहे हो, मतलब आपके डे टू डे खर्च को चलाने में। अब आप अगर डेवलपमेंट चाहते हो और आप पूंजी नहीं बना रहे हो, आपका ही डेवलपमेंट कब होगा? जब आप पूंजी बनाओगे, ना कि खर्च चलाओगे। तो आप तो खर्च चलाने में लगे हुए हैं। पर इसमें भी एक मजेदार इनपुट आ जाता है, वो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इससे और इसके कुछ पार्ट से बनता है, इन दोनों से बन जाता है ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, ये फाइंड आउट किया गया कि एक तरफ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ पार्ट जो होता है वो ग्रांट्स होते हैं, अनुदान होते हैं। उन ग्रांट से कैपिटल एसेट बनाया जा सकता है। दिख तो रहे हैं वो रेवेन्यू के रूप में, वो दिख नहीं रहे हैं कि वो कोई पूंजी के लिए है, पर वो कभी कभी कैपिटल एसेट मतलब किसी तरीके की पूंजी बना रहे हैं। कौन से ऐसे खर्च होंगे? कुछ एग्जांपल दे सकते हो? एग्जैक्टली, मनरेगा का पेमेंट, मनरेगा नाउ वीबी राम जी, इसका जो पेमेंट है ये सैलरी के रूप में निकलता है। सैलरी के रूप में निकलता है। कहां से निकला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से निकला।
सैलरी के रूप में निकला। अब जैसे ही वो सैलरी के रूप में निकलता है, पर उससे तो एसेट बनता है ना, आप मनरेगा से काम करा के एसेट बनवा रहे हो, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स भी जा रहा है। एक एग्जांपल दिया मैंने, एक जनरल एग्जांपल जो आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि कैसे कुछ ग्रांट्स जो होते हैं, कुछ अनुदान जो होते हैं, वो कभी कभी कैपिटल एसेट भी क्रिएट करते हैं, और उससे उन लोग कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आप इससे पूंजी बना तो रहे हो, पर ओरिजिनल बजट में वो रेवेन्यू के रूप में दिख रहा है, पर एक्चुअली में वो पूंजी बना रहा है। आपने एग्जाम्पल देते हैं, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने सारे स्टेट्स को एक विशेष अनुदान दिया। विशेष अनुदान देने का लक्ष्य था कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाओ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डायरेक्टली नहीं दिया, बोला कि ये मैं तुम्हारे डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए दे रहा हूं, पर तुम इससे, तुम्हें क्या बोलते हैं, इस डेफिसिट फाइनेंसिंग से इतने साल में इतना कैपिटल क्रिएट करके देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि काफी डेफिसिट्स है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अलग अलग, तो उसका कुछ पोर्शन उन्होंने यूज किया फॉर न्यू पूंजी या कैपिटल बनाने के लिए, तो उसको यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स, यहां तक समझ गए कि दिस इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स प्लस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, इस सेक्शन से अब निकलते हैं, कुछ फिस्कल हेल्थ इंडिकेटर्स को देखते हैं, अलग अलग घाटों को देखते हैं, राजकोषीय घाटों को देखते हैं। फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, इसका 4.3% ऑफ जीडीपी है, ये फॉल किया है। ये दिखाने का मतलब ये ऐसे ही नहीं आइकन है, ये सारे डेफिसिट पिछले साल से फॉल किए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सारे डेफिसिट एक्चुअली फॉल कर रहे हैं, एंड दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ये दिखाने के लिए आइकन है। अभी 1.5% ऑफ जीडीपी है, ये 0.3% है, ये 0.7% ऑफ द जीडीपी है। इसका फिस्कल डेफिसिट आपको पता है कि टोटल बोरोइंग बता देता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने है। फिस्कल डेफिसिट का मेन इंपॉर्टेंस है आपका टोटल बोरोइंग, जो आपको टोटल उधारी लेनी है वो कितनी लेनी है, उसका जो रोल, उसका जो इनपुट होगा वो आपको फिस्कल डेफिसिट से मिल जाएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये बताएगा कि भाई साहब आपका जो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट हुआ भी उसमें से कितना पैसा एक्चुअली आप इफेक्टिव यूजेस के लिए, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से आपका ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट को माइनस कर दिया गया, मतलब आपका जो कंजम्पशन के लिए खर्च है उसको थोड़ा कम किया गया, क्योंकि आपने कुछ उस पैसे से एसेट बनाया। दैट इज द रीजन कि ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर निकल के आता है। मैं आपको डेटा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर इट। क्यों ईआरडी एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। अभी एक एक डेफिसिट को भी समझाऊंगा मैं ये तो जरूर, फॉर्मूला आप रट लो, आप समझ लो, आप देख लो, मैं आपको ये तो जरूर समझाऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है बजट में, ये बजट में क्या रोल प्ले करता है। और मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का एक ट्रेंड बता दिया है, 4.8, 4.4, 4.3। एक ये ना एस्टिमेट्स हैं अलग अलग टाइप के, ये बजटरी एस्टिमेट्स हैं, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि 2025-26 का ओरिजिनल डेटा भी आया नहीं है, पर पिछले साल से इस साल रिवाइज एस्टिमेट्स निकाले गए, रिवाइज हुआ है एस्टिमेट। पिछले बार वो बीई था, पहले बजटरी एस्टिमेट था, अब इस साल वो रिवाइज एस्टिमेट बन गया, उसको रिवाइज किया गया। ठीक है ना, तो इस बार का एक्चुअल में तो हमारे पास 2024-25 का ही डेटा है, टाइम लगता है भाई हर कैलकुलेशन में, तो 24-25 का हमारे पास डेटा है, इसलिए 4.8% है। 25-26 का हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, पर बजटरी एस्टिमेट्स के बजाय अब रिवाइज्ड एस्टिमेट है। देखो जब बजट रिलीज होता है ना तो बीई निकलता है, बजटरी एस्टिमेट निकलता है, उस एस्टिमेट को नेक्स्ट ईयर आरई बना दिया जाता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट, थोड़ा रिवाइज किया जाता है, थोड़ा डेटा हमको और मिल जाता है, उससे बेहतर बनाते हैं उस डेटा को, लेकिन एक्चुअल डेटा तो उसके नेक्स्ट ईयर निकलेगा, इसका एक्चुअल डेटा नेक्स्ट ईयर मिलेगा आपको, इस बजट में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। तो वो 4.4 है एंड नाउ 4.3। तो वी कैन सी दैट वी आर ग्लाइडिंग डाउन। ग्लाइडिंग मतलब हम अब नीचे धीरे धीरे, ग्लाइडिंग क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप उड़ गए थे, अब धीरे धीरे नीचे हो रहे थे, और कौन उड़ाया आपको, कोविड आपको उड़ा दिया था, अब धीरे धीरे आप
ग्लाइड बैक कर रहे हो अपने डिसिप्लिन में, क्योंकि डेफिसिट आपको कब, इसीलिए बजट में बहुत बार ये शब्द का यूज किया है, वी आर फॉलोइंग अ ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ मतलब अब हम नीचे धीरे धीरे जमीन की ओर आ रहे हैं, हम पहले उड़ गए थे अब वापस आ रहे हैं, वो आपको डेटा में दिखेगा भी, ठीक है। हाँ नहीं, कभी कभी होता है पर ज़्यादा बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता, बहुत मेजर वेरिएशन नहीं होता। हाँ ऑफकोर्स पॉइंट्स में नहीं तो बहुत कुछ वेरिएशन कर जाएगा, अगर पॉइंट्स में नहीं होगा तो यहाँ पे सब कुछ हिल जाएगा, ठीक है। नेट डेट रिसिप्ट्स हैं, उसमें मैंने बताया कि देखो आप कहाँ से पैसा उधारी ले रहे हो। आप सबसे बड़ी उधारी जो ले रहे हो मार्केट से ले रहे हो उधारी, मतलब मार्केट बोरोइंग। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपने आरबीआई के रेपो ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। मार्केट बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रहे हो डोमेस्टिक मार्केट से। इसमें एक्सटर्नल मार्केट भी आता है। एक्सटर्नल मार्केट मतलब आप दुनिया से कितनी उधारी ले रहे हो, बट मेनली वी आर 90% के आसपास हम इंडिया खुद डोमेस्टिक बोरोइंग लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बोरोइंग बचती है हम वो बाहर से लेते हैं, नहीं तो मेनली इंटरनेशनल बोरोइंग भारत देश की बहुत कम है, बहुत मिनिमल है। और वो हमने सोच समझ के लिबरलाइजेशन के बाद, उदारीकरण के बाद हमने सोच समझ के उसको कम किया है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आप एक्सटर्नल बोरोइंग लोगे तो उसका नुकसान आपकी इकोनॉमी में फ्यूचर में पड़ेगा और आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग में वो पड़ेगा, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन सी बोरोइंग, जैसे टी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के थ्रू, उसका मैं बता चुका हूं 91 डेज से स्टार्ट होता है, 364 डेज तक का जो जितने भी उधारी होती है सरकार की उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। एंड एक और बिल आता है सीएमबी, कैश मैनेजमेंट बिल। ये 91 डेज से भी कम वाले उधारी रहती है, जो शॉर्ट टर्म में कोई अगर खर्च आ जाता है सरकार का तो उसको भरण या पोषण करने के लिए वी नीड सम उधारी ले लेते हैं, वो 1,30,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। देन सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, मतलब हमने स्मॉल सेविंग से कितने पैसे लिए, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम निकल गया जिससे फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली लोगों से पैसे ले रही है, वो सारी चीजें। इसे बढ़ाना देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, आपके लिए अच्छा होता है पर बजट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बोरोइंग है, ये कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है मार्केट बोरोइंग, पर ये वाली बोरोइंग ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देनी पड़ेगी आपको। तो ज्यादा इंटरेस्ट पे क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को आपको लोभन देना है, प्रलोभन देना है कि आओ भाई लो, तो आप 8% 9% पे दोगे, पर यहां पे आप क्या करोगे, आप रेपो रेट के आसपास दे दोगे, जो 5% के आसपास 5.25, 5.5, 5.9 ऐसा के परसेंटेज पे ले दोगे आप, है ना। दैट विल हैपन। लास्ट में स्टेट प्रोविडेंट फंड्स हो गए, वो 3,35,000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं। एंड देन वो नेट डेट रिसिप्ट जो है वो फिस्कल डेफिसिट और वो सारा कैलकुलेशन दिखा दिया मैंने लास्ट में। एंड लास्ट में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का मेजर हेड जो है उसका एक्चुअल नंबर, कितना पैसा इनकम टैक्स से मिला, कितना कॉर्पोरेट टैक्स से मिला, कितना जीएसटी से मिला, कितना एक्साइज से मिला, कस्टम से मिला, ये सारी चीजें मैंने दिया है कि टैक्स से हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कितना करोड़ रुपए हमें टैक्स से मिल रहा है, वो मैंने एज अ डेटा दिखाया। यू कैन सी इट, रेफर टू इट इन आफ्टर दिस, यू गेट दिस स्लाइड, ठीक है। द मेजर डेफिसिट विच कम्स आउट टू बी, जो फर्स्ट डेफिसिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटा या डेफिसिट है, वो है राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है, अगर फिस्कल डेफिसिट नाम सुनने में अच्छा लगता है, इसका फॉर्मूला ये है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू के रूप में हमें कितनी प्राप्तियां हुई, उससे हम माइनस एक और करते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट जो डेट क्रिएटिंग यानी उधारी नहीं बढ़ाते, वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाते हैं। जैसे मैंने फाइन्स का एक एग्जांपल दिया था, फाइन्स एंड ऑल दोस रिसिप्ट्स, ठीक। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश से, विनिवेश से जो हमको पैसा मिल रहा है, दोज ऑल थिंग्स आर ये। बाकी फाइन्स वाला पैसा तो इसी में आ जाता है, टैक्स और नॉन टैक्स वाला, है ना। इसका जो दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स का पैसा और जो फाइन्स और ये सारे पैसे होते हैं वो सारे आ गए,
और यहाँ पे विनिवेश से जो पैसा मिल गया वो हमें प्लस करके जो, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, एक्चुअल में आपको हाथ में जो मिला वो इतना है, इसको माइनस करोगे तो क्या पता लगेगा, नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ये आपको बता देगा कि आपको टोटल कितनी उधारी लेनी है। नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो है ये आपको बता देगा, ठीक है। बोरोइंग का बेसिक जो हमें इंटरप्रिटेशन हम सोचते हैं, इट इज मोस्टली अबाउट लॉस। उधारी लेनी पड़ी मतलब लॉस हो गया, देश का लॉस हुआ है। उधारी लेनी पड़ी मतलब बैंकरप्सी है, किसी प्रकार से हमारे पास पैसा ही नहीं है। पर एक्चुअल में कोई भी सरकार बोरोइंग लेती ही लेती है, चाहे कितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हो, दे टेक बोरोइंग। बोरोइंग इटसेल्फ में प्रॉब्लम नहीं है। और फिस्कल डेफिसिट तो एक टाइप का संरचनात्मक उधारी है, मतलब हमने सोच समझ के उस उधारी को या बोरोइंग को लिया है। क्यों? क्योंकि हर देश में जो डेवलपमेंट की नीड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, खासतौर से एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सरप्लस का बजट बहुत अच्छा बजट नहीं माना जाता। अगर आपके बजट में पैसे बच रहे हैं तो मतलब आप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ पैसे बचने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में दिखाया है द कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट्स विच आई हैव इंट्रोड्यूस, जो आगे यहां भी इंट्रोड्यूस करूंगा, फ्लो एंड स्टॉक। मतलब आपके पास जमा कितना है और आपका प्रवाहित कितना, प्रवाह कितना है। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टॉक से नहीं देखा जाता कि आपके पास कितना पैसा है अकाउंट्स में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी को। आपके लिए वो अच्छा होगा लेकिन इकोनॉमी के लिए उसका कोई फायदा नहीं। कितना पैसा प्रवाह में है और प्रवाह कहां जा रही है, वो मैटर करता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी या पीछे बैठी रहेगी। इसीलिए सरप्लस का बजट इज नॉट अ गुड बजट, बिकॉज सरप्लस का बजट मतलब आपका स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक का क्या करोगे? आपने डेवलपमेंट किया? नहीं। पूंजी बनाया? नहीं। तो अकाउंट में जमा कर दोगे डॉलर को तो क्या हो जाएगा, वो तो डॉलर की वैल्यू कल घट जाएगी, तब क्या करोगे? दैट्स द अनदर थिंग, ठीक। ये स्ट्रक्चर्ड बोरोइंग जो होती है वो कहां से आती है? दैट कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग, जिसका हमने थोड़ा सा पीछे इस स्लाइड में हमने डिटेल में देखा था। देखो बोरोइंग, टोटल बोरोइंग, तो कुछ डोमेस्टिक होती है, मतलब आप अपने मार्केट से लेते हो, और कुछ बाहर से लेते हो, एक्सटर्नल बोरोइंग। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था पिछले स्लाइड में कि एक्सटर्नल बोरोइंग इज जनरली नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट एक्सटर्नल बोरोइंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, ज़्यादा प्रलोभन भरी होती है, क्योंकि कम परसेंटेज पे होती है। कुछ कुछ कंट्रीज और कुछ कुछ जगहें तो 1% 2% पे भी आपको बोरोइंग दे देती है, पता है आपको? कुछ कंट्रीज हाँ दे देती है इंडिया को, पर उसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, अगर आपकी आदत लग गई उस बोरोइंग पे डिपेंड होने की, तो उस देश की पॉलिसीज आपको इफेक्ट करने लग जाएंगी। कल को वो देश देना बंद कर दिया तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो बेस्ट एग्जांपल माइट बी पाकिस्तान, है ना, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन उसकी बोरोइंग की इकोनॉमी है। तो उसमें क्या होगा, वो नुकसान पे रहेंगे हमेशा। दूसरा, अगर आप एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरे देशों पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उन आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सामरिक दृष्टि से यानी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से आपको एक पावरफुल नेशन के रूप में इमर्ज करना है। अगर आपका पैसा ही कोई और दे रहा है और वो कल को इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और अगर आपको उसके साथ कोई अच्छे से बनी नहीं और उसने आपको लोन देना बंद कर दिया, तो आप एक्चुअली फ्रीली डिसीजंस नहीं ले पाओगे ग्लोबल स्पेस में। दिस इज वन ऑफ द अनदर जो इंटरेस्ट है वो उससे। सो आई एम कनेक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन टू इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, कि एक्सटर्नल बोरोइंग कैसे इफेक्ट करती है। इसका सबसे बुरा उदाहरण जो हमें पड़ा था वो 90s, अर्ली 90s में जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे हमें इफेक्ट देखना पड़ा था कि हमें IMF के लोन्स पे डिपेंडेंसी आ गई, और उसके वजह से हमें बहुत सारी बातें, मैं मानता हूं कि लिबरलाइजेशन वाज गुड फॉर द इकोनॉमी, उदारीकरण अच्छा था, पर उसकी स्पीड किसी बाहर के फोर्सेस ने डिसाइड की, हम उसकी स्पीड को डिसाइड नहीं कर पाए, और उसका बहुत सारा प्रभाव हमें आज भी देखना पड़ता है। एंड दैट इज अ डिस्कशन फॉर सम अदर क्लास, बट हमें ये तो समझ में आ गया कि उसका प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। सो
इन इंडिया ऑलमोस्ट, मैंने बताया, इसका एक्चुअल डेटा भी आपको दे दूंगा कि 90% 93% के आसपास जो है हम लोग डोमेस्टिक बोरिंग करते हैं और बाकी जो है एक्सटर्नल बोरिंग और बाकी अलग बोरिंग से हम संभाल लेते हैं। ठीक, इसमें मैं यही दिखाना चाह रहा था, इसी डेटा को बताना चाह रहा था कि फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से डिक्लाइन किया है और अब फिस्कल डेफिसिट कितना है, पहले कितना था। अब देख लो 0.1% का इफेक्ट कितना पड़ता है एक्चुअली आपकी इकोनॉमी में। 0.1% कितना बड़ा अमाउंट है। इसका नंबर आपको हो सकता है देखना पड़े फॉर अदर एग्जाम्स, एंड यूपीएससी में इसको ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअल नंबर का, बट यू हैव टू सी व्हाट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत अच्छा ग्राफ खुद इकोनॉमी बजट में था, एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ खुद बजट में था। उसमें आप देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट किस तरीके से डिक्लाइन किया है। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कब, क्यों, कैसे डिक्लाइन किया, इस डिक्लाइन के फेज को क्या बोलते हैं, आगे की स्लाइड्स में बताएंगे जब हम डिफरेंट अदर डेफिसिट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनका ट्रेंडिंग का ग्राफ है कि हो क्या रहा है अब। तो आपको दिखेगा कि लार्जली सारे डेफिसिट जो हैं वो कम हुए हैं इस डेफिसिट को छोड़ के, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट को छोड़ के, बाकी सारे डेफिसिट कम हुए हैं पिछले साल से। तो ये ट्रेंड भी यूपीएससी पूछ लेता है, एग्जाम्स में ट्रेंड आ जाता है कि पिछले साल से अब क्या हुआ। आपको सिर्फ ये नहीं बताना, एग्जैक्ट नंबर नहीं, यू मस्ट ओनली अंडरस्टैंड कि इसका फ्लो कहां जा रहा है पहले से। ठीक है, चलो, तो ये जो एरा था ये क्यों इतना ज्यादा था, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन नेक्स्ट स्लाइड्स, एंड वी विल अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड। आपकी बोरोइंग तो आ गई, अब बोरोइंग को और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली बोरोइंग कहां कहां से आ रही है। सबसे पहली बोरोइंग जो हम कर रहे हैं दैट इज मार्केट बोरोइंग। हमने इस डेटा को और भी देखा है। मार्केट बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 70.5% की बोरोइंग है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बॉन्ड, ये सारी चीजें आती हैं उसमें। देन जो सेकेंड चीज हम देख पा रहे हैं वो है कि हमने स्मॉल सेविंग से कितने पैसे लिए, 23.3% हमने स्मॉल सेविंग से लिए। मतलब सरकार ने कॉमन लोगों का पैसा 23% लिया है इस साल स्मॉल सेविंग्स का। इसका जो है पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सारे योजनाओं के तहत जो आपने पैसा जमा किया सरकार के पास, वो इतना प्रतिशत। देन आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैंने इसको समझाया आपको, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ये सारे मोड्स के थ्रू आपने कितने पैसे लिए वो, एंड बाकी स्टेट प्रोविडेंट फंड का वो शेयर आपको दिखा दिया है। ठीक है ना, उसमें मैंने यहाँ पे दे दिया है कि इसमें मेजॉरिटी फाइनेंस थ्रू डोमेस्टिक मार्केट बोरिंग। ये सिर्फ उसका जो मैं अभी तक बता चुका हूँ उसका एक एक्सप्रेशन है, बस कुछ नया इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। स्मॉल सेविंग्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। स्मॉल सेविंग्स का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है, आप देख लो 23% का रोल प्ले कर रहे हैं, छोटा रोल नहीं है, ठीक ठाक रोल है उनका। देन एक्सटर्नल बोरिंग जो है वो नेग्लिजिबल रोल प्ले करता है, बिकॉज 94% जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है हम यहीं से करते हैं। ये एक्सटर्नल ना, मार्केट बोरिंग में एक्सटर्नल इंक्लूडेड होता है, ये ख्याल रखना है ना। जो टोटल मार्केट बोरिंग है इसमें एक्सटर्नल इंक्लूडेड है। उस 70% का 94% जो है डोमेस्टिक है और बाकी पैसा जो है हम एक्सटर्नल से ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने यही बताना चाहा कि फिस्कल डेफिसिट इज नॉट बैड। फिस्कल डेफिसिट खुद में गलत नहीं, आप उस डेफिसिट और उस बोरोइंग से क्या कर रहे हैं दैट डिटरमाइंस कि वो सही है या गलत है। अगर आप उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग न्यू, आप नई पूंजी बना रहे हो तो अच्छी बात है। आप नई कंपनियां बना रहे हो, आप नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नए डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हो, नए नए तरीके से आप अपने सारे एडवांस कर रहे हो, एआई में खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, रिसर्च में खर्च करो, गुड। बट अगर आप उसको ये काम नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, और हमारा देश वो कर रहा है। हम प्रीवियस जो खर्च हैं, प्रीवियस जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसके पेमेंट के लिए बोरिंग करते हैं कई बार, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट डेफिसिट्स का आर्किटेक्चर। वेरियस जो घाटा है उसको समझते हैं, फिर हम घाटे का ट्रेंड समझेंगे, ये घाटे का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। द फर्स्ट थिंग इज फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। मैंने इसको बताया कि ये लॉस नहीं है, प्लान्ड बोरोइंग है, इसका फॉर्मूला आपके सामने पहले भी हमने देख चुका है, वो हम देख लिए। लेट्स लीव दैट एंड मूव टू रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब आपका राजस्व घाटा, मतलब आपका टोटल पैसा, आपका वो वाला घाटा कौन सा है जिसके वजह से वो इसलिए उत्पन्न हो रहा है वो घाटा, क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हो। ये बोरोइंग आप क्यों कर रहे हो? कंजम्पशन के लिए।
मतलब आप वो पैसे को सीधे उस पैसे को आप ले रहे हो और खर्च कर रहे हो सीधा, इस साल में ही खर्च कर रहे हो, तो वो बनेगा। अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए खराब है। और पहले जब पेंशन होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम जब होता था तो दिस वाज अ मेजर खर्च होता था ये। अब न्यू पेंशन स्कीम के होने की वजह से ये खर्च अब थोड़े कम हुए हैं। सेकेंड, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये बताता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो टोटल पैसा आ रहा है, आपके जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है, मतलब टोटल बोरिंग में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके कितना बच रहा है आपके पास। मतलब आपने टोटल बोरिंग में से इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना पैसा खर्च किया, ये डेफिसिट ये तुरंत कहानी बता देता है। करंट ईयर का फिस्कल स्ट्रेस बता रहा है ओवरऑल। मतलब आपका पास्ट का बर्डन हटा दिया जाए, अगर आपके प्रीवियस इंटरेस्ट या ब्याज के पेमेंट को हटा दिया जाए तो अब आपका कितना बोरोइंग है। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है मतलब आपने प्रेजेंट के लिए कोई खर्च नहीं किया, सिंपल। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है, अब इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं आप लोग, ये पीछे का ना, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है मतलब आपका कोई भी पास्ट बर्डन, मींस आपका पास्ट बर्डन ही है सारा, ठीक है। क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट जितना है उतना ही आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है। मतलब आपने जितना पैसा आपकी बोरिंग में लिया, पूरा पैसा पिछला पेमेंट करने के लिए दे दिया, समझे। तो ये समझना कि अगर पीडी 0 हुआ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो हम पहले भी देख चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट से अगर ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन को हटा दिया जाए तो एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट दिखता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में से भी कुछ पैसा जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से भी कुछ पैसा जो है वो कैपिटल के लिए स्टेट्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। उसको हटा के ही एक्चुअल पता लगेगा आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, ठीक है। और ये वाला जो मैंने कंसेप्ट है यहाँ पे लास्ट में बता दिया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो फ्लो का पार्ट है। व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट शो, कि आपका इस साल की बोरोइंग कितनी है, ठीक है। पर पब्लिक डेट, जो टोटल पब्लिक डेट है, दैट इज अ स्टॉक, और इस स्टॉक की भरपाई आपको साल दर साल करनी पड़ती है, क्योंकि आपने जो टोटल डेट है वही इंटरेस्ट बनेगा और वही इंटरेस्ट आपको फिस्कल डेफिसिट में पे करना पड़ेगा। दिस मेजर कंसेप्ट, इसको ये कंसेप्ट है सिर्फ, इसको ख्याल रखना, हम आगे इसका यूज करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब आगे के स्लाइड्स में, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं टोटल डेफिसिट्स को, एक ओवरव्यू ले लिया हमने, हालांकि आपको इकोनॉमी की क्लास में पता होना चाहिए डेफिसिट्स के बारे में। अब हमने एक बार वो ले लिया ना, नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो फिस्कल डेफिसिट के ट्रेंड्स क्या हैं और वो ट्रेंड्स का रीजन क्या है। अगर हम इस ग्राफ को डिवाइड करें, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन इज प्री कोविड डिसिप्लिन, मतलब ये कोविड के एरा का पीक है। अगर आप देखोगे ना इस ईयर को, तो ये कोविड के एरा में आपका ऑटोमेटिकली आपको डेफिसिट ज्यादा बढ़ गया, बोरोइंग ज्यादा लेनी पड़ी, उधारी बढ़ चुकी थी कोविड के एरा में। तो कोविड शॉक की वजह से आपका डेफिसिट एकदम से शूट किया। पर इसके पहले देखोगे तो हम बढ़िया चल रहे थे, हमारे डेफिसिट नीचे थे, और उसका रीजन था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBM वाज अ मेजर रीजन ऑफ लो डेफिसिट्स। देखो सारे डेफिसिट्स लो थे, एकदम से कोविड में कोविड शॉक मिला, सब पीक पे चले गए, इसको बोलेंगे कोविड शॉक एरा। कोविड शॉक हुआ तो देखो एकदम से पीक होना स्टार्ट हुआ, और देखो एक ही साल में 4.6% से 9.2% बढ़ा। और मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड दिखाया कि 0.1% से क्या चेंज होता है। यहां पे तो देखो कितना ज्यादा चेंज आ चुका है, 4-5% का चेंज आ रहा है, डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। तो दिस वाज अ ग्रेट शॉक। इसी को इस बजट ने, इसके बाद के फेज को नॉर्मलाइजेशन फेज, मतलब अब नॉर्मल हो रहा है, अब ये ग्लाइड कर रहा है। देखो ये ग्लाइड हो रहा है ना, नीचे उड़ गया था, नीचे नीचे ग्लाइड कर रहा है, इसीलिए इसको ग्लाइड पाथ बोलते हैं। इस पाथ को ग्लाइड पाथ की, अब देखो धीरे धीरे FRBM के गोल्स को हम पूरा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम वी आर गेटिंग बैक टू द गोल। और खुद FRBM में, अभी FRBM को हम देखेंगे, खुद FRBM में थोड़ा सा आपको एस्केप क्लॉज होता है। एस्केप क्लॉज क्या बोलता है FRBM में, कि आप डिसिप्लिन फॉलो करो, पर जब भी आपको कोई भी इमरजेंसी आ जाए,
कोई भी फिस्कल इमरजेंसी आ जाए, कोई भी राजकोषीय इमरजेंसी आ जाए, तो अब तब आप डेफिसिट्स के बैरियर को ब्रेक कर सकते हो। आपको पहले डेफिसिट के कुछ अलग गोल्स दिए गए थे, पर कोविड आ गया तो आप बैरियर्स को ब्रेक कर दो। ये खुद एफआरबीएम अलाउ करता है आपको। और उसके बाद एफआरबीएम ये भी बोलता है कि एक बार एस्केप क्लॉज लेने के बाद जब आपका इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो आपको ग्लाइड पाथ में आना होगा। ये खुद एफआरबीएम ने बोला है, इसीलिए बजट बार बार ग्लाइड पाथ कर रहा है, क्योंकि ये पाथ खुद एफआरबीएम ने लिया हुआ है। सो नाउ व्हेन वी सी, ये जो एरा है इसको बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी राजकोषीय समेकन कंसोलिडेशन। मतलब अब हम ठंडे हो रहे हैं वापस, और हम इसी की वजह से हमारे जो मेजर ट्रेंड्स थे, मेजर जो डेफिसिट के ट्रेंड्स हैं वो लोअर डाउन कर रहे हैं। और बिकॉज अब आप खुद समझ लो, इतनी स्टोरी आप समझे, क्या अब आपको नहीं लगता कि यूपीएससी इसको पूछ सकता है ट्रेंड को? ये एक मेजर इवेंट है इकोनॉमी का, छोटी बात नहीं है ये। दिस इज अ गुड सक्सेस। सक्सेस तो है, गुड या बैड तो और डिटेल में देखने में पता लगेगा, पर इट इज अ सक्सेस फॉर अवर बजट कि हम नीचे जा रहे हैं वापस डेफिसिट्स को। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि हम वापस यहां जाना चाहते हैं। अगर कायदे से देखा जाएगा तो हम इन नंबर्स को छूना चाहते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड वो ग्लाइड पाथ में वी आर मूविंग डाउन एंड डाउन। सो प्लीज, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये ट्रेंड का जो ग्राफ है और इसका जो पूरा ये, इसको डिटेल में देखना, इस पीपीटी को आज देखना डिटेल में। कल देखोगे नई कहानी याद आएगी आपको, कल ये सारे नंबर्स दिखेंगे, आज ये कहानी है। कहानी के थ्रू समझोगे, इसके पीछे की कहानी समझोगे, तभी आपको ये नंबर्स याद होंगे, अन्यथा आपको याद नहीं होने वाले कभी भी, ठीक। नेक्स्ट इज कि डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी ऋण स्थिरता को समझते हैं। अभी तक हमने सारा गेम समझा, अब हम उसको पूरी तरीके से लास्ट में उस सारा जो डेट है, उसका जितना डेफिसिट्स है, उसकी स्थिरता को समझ रहे हैं। कि हमने बताया ना कि डेट होना, बोरोइंग होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर डेट सस्टेनेबिलिटी होना इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। ऋण की स्थिरता होना इंपॉर्टेंट है, और ऋण किस जगह पे खर्च हो रहा है उस पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उसको हम समझते हैं व्हाट इज डेट सस्टेनेबिलिटी। ये मेंस का कंटेंट है, सीधी बात बता रहा हूं। दिस इज मोर अबाउट मेंस। यूपीएससी के प्री में इससे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि डेट सस्टेनेबिलिटी कब होती है, तब आप फंस जाओगे, क्योंकि ये रट नहीं सकते, इसको आपको समझना होगा। मैंने आपको पहली बात बताया, फिस्कल डेफिसिट इज अबाउट फ्लो, ठीक है, इट इज अबाउट फ्लो। ये डेफिसिट जो है कहीं पे इकट्ठा होता है और उसे बोलते हैं स्टॉक, यानी संचित दायित्व। और ये क्या है? पब्लिक डेट है, टोटल डेट। आप हर साल बोरोइंग ले रहे हो, वो बोरोइंग आपका कुछ डेट क्रिएट कर रहा है, वो डेट को आप बोलोगे स्टॉक, यानी पब्लिक डेट। ये आपका टोटल डेट है, वो क्या है? स्टॉक है। आप इसी के वजह से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। ये ब्याज का कारक है, ठीक। और ये जो है फ्यूचर ब्याज का कारक बनेगा, अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर बनेगा, ठीक। पर हमें एक नंबर मिला 4.3%। इज इट वेरी हाई? ये एक मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या 4.3% का डेफिसिट, इज इट अ हाई डेफिसिट और अ लो डेफिसिट? हु विल डिसाइड इट? 4% देखने में तो कम लग रहा है, पर अगर आप पास से देखोगे तो ये ज्यादा है अभी भी। तो कैसे समझ में आएगा कि 4.3% हाई है कि नहीं? फर्स्ट, क्या ये कंटिन्यूड बोरोइंग करा रहा है डेफिसिट? पहले हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा कि क्या ये उधारी फिर से हमें उधारी लेने पे मजबूर करेगी? दूसरा, क्या यह उधारी एक्सप्लोसिव डेट ग्रोथ का कारक बनेगी? मतलब यह उधारी किसी रूप से इसको और बढ़ा रही है क्या? थर्ड, क्या हमें इस उधारी की वजह से हम कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, हम पेमेंट ना कर सके? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करने पे ही एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि इज दिस डेट सस्टेनेबल और नॉट। क्या ये ऋण स्थिर ऋण है कि अस्थिर है? और उसका आंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक से मिलेगा जो पिछले डेटा में छुपा हुआ था। जब भी मैं 4.3% बोलता हूं, दैट इज 4.3% ऑफ द जीडीपी, एंड दैट इज द मेजर की जो आपको ऋण स्थिरता को बताएगा। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऋण स्थिरता हिली हुई है कोविड के बाद से।
तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि किसको कैसे दिखाना है आपको। तो मैंने क्या बताया था, जब भी मैं कोई भी डेट यानी कोई भी डेफिसिट या डेट को बताता हूं तो मैं कैसे बताता हूं, डेट रेशियो के थ्रू, परसेंटेज के थ्रू बता रहा हूं। तो उसका मतलब डेट बाय जीडीपी, कि जीडीपी के कंपैरिजन में आपका डेट कितना है, और वो बहुत कुछ डिटरमाइन कर देता है। जीडीपी के कंपैरिजन में आपका डेट कितना है, दैट विल डिटरमाइन मेनी थिंग्स हियर, है ना। अगर आपका, मैंने ग्रोथ रेट को जी बोल दिया, मतलब जीडीपी को जी बोल दिया, और इंटरेस्ट रेट को आर बोल दिया, इंटरेस्ट रेट को आर बोल दिया। अगर आपका ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो आपका ऋण स्थिर है, करो ऋण लो जितना लेना है। 80% के आसपास जीडीपी का हमारा टोटल डेट है, पता है आपको, 80% के आसपास। एंड हमने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्कस भी किया था, जापान जैसी कंट्री होगा 400% के आसपास है, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 400% है, अपनी जीडीपी से ज्यादा डेट लेके बैठे हुए हो, समझ रहे हो। इंडिया का फिर भी बेटर है, पर हम 60% के आसपास, 50% के आसपास लाना चाहते हैं। हर देश जो होता है अपना डेट टू जीडीपी रेशियो उसके हिसाब से उसका वो समझ लेता है। अगर ग्रोथ रेट इज मोर देन आपका इंटरेस्ट रेट तो डेट स्टेबलाइज्ड है। अगर आपका ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट से कम है तो आपका डेट अनस्टेबल है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट से कुछ नहीं होता, आपकी जीडीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी स्थिति क्या रहेगी। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी टेक केयर ऑफ जीडीपी, और क्यों हम जीडीपी को भाग भाग के खींचते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर नहीं खींचे तो ये हो जाएगा और उसका आउटकम ये होगा। ये आउटकम जब अनसस्टेनेबल होगा आपका डेट, अस्थिर होगा आपका डेट, तो आपकी स्थिति बुरी होती जाएगी, एंड दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर एनी इकोनॉमी। ठीक। और इसमें ना प्राइमरी डेफिसिट का एक मेजर रोल होता है, उसको मैं बता देता हूं, उसको और सोचना। प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि आपके पिछले लोन कितने हैं, सिंपल। और जो आपके पिछले लोन बता रहा है वो बहुत कुछ डिटरमाइन कर देगा आपके डेट सस्टेनेबिलिटी को, ऋण स्थिरता को पिछले लोन आपको बता देंगे। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट एक मेजर मेट्रिक है टू अंडरस्टैंड डेट सस्टेनेबिलिटी। बिना इस कंसेप्ट को जाने आंसर राइटिंग कर लोगे कि व्हाई प्राइमरी डेफिसिट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट बजट एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। ठीक। पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ था, डेट एंड डेफिसिट इंक्रीज किया था बहुत तेजी से। अब हमारी स्थिति क्या है, हमने ये क्वेश्चन पूछा ना, क्या 4.3% बहुत हाई है, उसका हम आंसर कर लेते हैं। पोस्ट कोविड के बाद डेट एंड डेफिसिट बहुत तेजी से इंक्रीज किया। हमने देखा है कि ग्रेजुअली कंसोलिडेट हुआ है डेट, कम हुआ है डेट धीरे धीरे। और उसका एक और रीजन है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी काफी हाई रही है, हमारी नॉमिनल जीडीपी काफी हाई रही, 6.7, 6.7, 8 ऐसा रही है। जीडीपी हाई होने की वजह से हम ऋण को स्थिर रख पाए हैं, और ये मेजर रीजन है कि क्यों कोविड के बाद और कोविड के समय हमने बहुत बड़ा फोकस किया था जीडीपी एक्सपेंशन के लिए, और बाद में फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ घुस गए, क्योंकि हमें पता था अगर जीडीपी नहीं संभाली तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जीडीपी के पीछे बहुत हाथ धो के पड़े हुए हैं। अगर हम नहीं कर पाए ना तो कोविड का जो शॉक है हमें डुबा देगा, और हम बच पाए हैं क्योंकि हमारी नॉमिनल जीडीपी बहुत हाई है। और दूसरी बात, हमने डेटा में देख लिया, प्राइमरी डेफिसिट फॉल कर रहा है, सारे डेफिसिट फॉल कर रहे हैं। दैट इज द वेरी रीजन। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे, किसी भी आपके मेंस के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी इंडिकेट करे कि डेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लिखो, तो आपको ये 3 चीज समझाना पड़ेगा उसको कि क्यों डेट सस्टेनेबल है। अपने मन से नहीं लिख सकते कि क्योंकि ये हुआ वो हुआ तो ये हो गया, आपको समझाना पड़ेगा टेक्निकली इकोनॉमिक टर्म्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये सस्टेनेबल क्यों हो पाया, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट, वाज FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट ने जो 2003 में हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप ने हमें आज तक बचा के रखा है, और आज भी वो हमें हेल्प कर रहा है किसी ना किसी वे में।
आज जाके एफआरबीएम के बेसिक पॉइंट्स को समझना कि एफआरबीएम कहता है क्या है, ठीक है। आई थिंक फॉर टुडे वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अगर मैं पूरे एफआरबीएम के फ्रेमवर्क को आज समझाऊंगा तो। लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। टुमारो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एफआरबीएम का फ्रेमवर्क कि क्यों एफआरबीएम ने हमारे ऋण को स्थिर रखा। फिर हम समझेंगे कि हमारे 3 कर्तव्य क्या थे, जो हम अब मतलब सरकार के 3 कर्तव्य और हमारे 3 कर्तव्य क्या हैं, जिस पे बजट ने बात की। बजट की मेजर स्पेंडिंग किन किन स्कीम्स और इन पे प्रोजेक्टेड है, और लास्ट में हम फिस्कल फेडरलिज्म पे बात करेंगे, ठीक। राजकोषीय संघात्मक व्यवस्था पे बात करेंगे, उस पे हम फाइनेंस कमीशन पे थोड़ी बात करेंगे, और बजट के कुछ और डेटा इससे रिलेटेड हम समझेंगे। फॉर टुडे अब अगर कोई डाउट है, नाउ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई एम गिविंग यू द टाइम टू अंडरस्टैंड इट। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल डाउट है, यू कैन कम टू मी आफ्टर द क्लास। और कल आपके कई डाउट्स और भी सॉल्व होने लग जाएंगे जब आप इसको कल इस पूरे क्लास को और अच्छे से समझेंगे। ये स्लाइड आपको मोस्टली आज एक स्लाइड दे दूंगा, कल एक दे दूंगा। ओवरऑल बजट के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वालों के लिए अपलोड हो जाएंगे इंग्लिश में, हिंदी शाम तक या कल तक वो भी अपलोड हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश 2 में। ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो यूपीएससी वाले, और दूसरे एग्जाम्स वाले थोड़े से फैक्ट को थोड़ा देखने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम्स में कैसे आते हैं। पर नाउ आई थिंक इवन आप किसी भी एग्जाम्स में हो, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रही होंगी, ठीक है। थैंक यू।